अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपको जो मैंने इससे पहले जो वीडियो भेजा है आपने उसको देखा होगा और काफ़ी इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। जो हम सबक पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कंटिन्यू हमारा जो सबक चल रहा है भोला, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल आपके सामने नए रोज़ाना जो इसबाक पेश कर रहा है और एक डिटेल में हम लोग जा रहे हैं इसबाक के तहत, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसके ऊपर उसको पुश करें ताकि हम जो भी नए वीडियोस बनाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा करें। तो प्यारे बच्चों, भोला जो आप देख रहे हैं, दादाजी जो है वादा करते हैं कि दोपहर में मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। हमारी जो बात ठहरी हुई थी पिछले एपिसोड के अंदर, तो दादाजी ने बच्चे से वादा किया था, भोला से वादा किया था कि तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। तो दादाजी से जब बच्चा ये कहता है कि तुम्हें दादाजी आज मुझे दोपहर में आज आप कहानी सुनाएंगे, तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा। मैंने उसका मुंह चूमते हुए जवाब दिया, क्योंकि दादाजी अपने बेटे की निशानी थी। उनका बेटा इस दुनिया में इस वक्त था नहीं, पोता उनका था, तो उसकी निशानी थी। काफ़ी प्यार करते थे दादाजी, जो कि सबक के अंदर ये जो है वो बाबा का रोल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ बेटा, मैंने इसका मुंह चूमते हुए जवाब दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। ये सबक आप देख रहे हैं, राजेंद्र सिंह बेदी जो लिख रहे हैं वो इतना ज़बरदस्त एक दिल को छूने वाली कहानी जो है वो लिख रहे हैं। इनका अफसाना जो देख रहे हैं आप राजेंद्र सिंह बेदी का, बहुत ही यानी आपके दिल को छू रहा है। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का इंतज़ार किस तरह किया, कितना इंतज़ार किया, क्योंकि छोटे बच्चों से जो वादे किए जाते हैं बच्चे बड़ी बेसब्री के साथ में जो है वो उसका वक्त के आने का इंतज़ार करते हैं कि भाई ये हमको ये वक्त आएगा तो इस तरह से जो है हमको ये ये चीज़ हमको मिलने वाली है। तो बड़ी बेताबी के साथ में दोपहर के आने का इंतज़ार भोला कर रहा था। क्यों कर रहा था भोला? क्योंकि उसको कहानी सुननी थी। वैसे बच्चों की एक आदत होती है बच्चों कि कहानियाँ, गीत, नज़में, छोटे छोटे किस्से बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे दादा दादी के साथ ही रहने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए एक बड़ी फैमिली होती है तो छोटे बच्चे दादा दादी के पास जो है रहते हैं, दादा दादी उनको अच्छे अखलाक वगैरह सिखाते हैं। तो आइए चलते, भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त ही होता है। वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं। एक उसने पहचान बना के रखा था भोले ने कि दादाजी जैसे खाना खाते थे, खाना खाने के बाद जब वो पलंग पर जाकर लेट जाते थे, पलंग पे लेटने के बाद वो बच्चे को, भोले को कहानी सुनाया करते थे। तो ये मोमेंट जो है ये बिल्कुल आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी जो एक मंजर कशी किस तरह से कर रहे हैं, कैसी मंजर कशी कर रहे हैं वो। उस मंजर कशी में आप देख रहे हैं कि जैसे ही दादाजी जो है पलंग पर खाना खाकर लेट जाते थे, फौरन भोला जो है वो पलंग पर अपने छोटे मोटे हाथों से, पाँव से, जैसे भी था वो चढ़ जाता था। तो वो जा लेटते जिस पर वो बाबाजी या माताजी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। कभी कभी क्या होता था, बच्चे तो देख रहे हैं आपका, कोशिश करते हैं पलंग के ऊपर चढ़ने की, करने की, नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े पाँव डालकर। तो कभी बाबाजी उसको ऊपर खींच लेते थे, नहीं तो कभी माताजी जो है उसको चढ़ा दिया करती थी। चुनांचा वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। माँ से कहने लगा, माँ कौन थी उसकी माँ का नाम माया था। अभी आधा घंटा बाकी ही है। खाना जब दादाजी खाते थे तो एक वक्त मुकर्रर था, लेकिन आधा घंटा पहले ही वो माँ को पहले से कहता है कि माताजी खाना निकालिए, दादाजी आने वाले हैं, खाना निकालिए, क्योंकि उसको कहानी सुनने का था। दोपहर में दादाजी ने वादा कर दिया था कहानी सुनाने का, तो वो आधा घंटा पहले ही निकालने का अपनी माँ से इसरार करता है मतलब ख्वाहिश पेश करता है, अपनी जिद करता है उसके लिए कि भाई अभी जल्दी से खाना निकालो, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनाने के चाव से। ये कौन कह रही है? माया कह रही है। माया के बारे में नहीं कह रहा था कि माँ तू जल्दी से खाना निकाल और खा, बल्कि कहानी सुनने का उसे जो चाव था, चाव यानी शौक,
उस शौक की वजह से वो अपनी माँ को इसरार कर रहा था, बार बार कह रहा था कि जल्दी से खाना निकालो। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया, मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया, अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? दादाजी के बारे में ये सेंटेंस आ रहा है। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना, जो खाना खाने का जो वक्त मुकर्रर था दादाजी का, उससे आधा घंटा पहले ही जो है उन्होंने खाना खा लिया। अभी बस अपने हाथ में जो रोटी थी उसका आधा निवाला, अभी आखिरी निवाला बाकी ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर, जो बड़ी जंजीर लगी हुई रहती है, आपको मालूम है गांव के जो दरवाजे होते हैं बड़ी मोटी लकड़ी के होते हैं, देखा होगा आपने कभी अपने गांव में जाकर छुट्टियों में जब जाते हैं आप, तो वो उसके अंदर कड़ियाँ लगी रहती है, उस कंडी को, जंजीर को उसने पटवारी ने जो है वो दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने का एक तरीका है गाँव के अंदर। हम जैसे भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर रहते हैं, मुंबई, यहाँ पर टिंग टोंग डिंग डोंग बेल बजी हुई रहती है ना, इस तरह का जो है हम लोग यहाँ पर बेल बजा कर अब कहते हैं कि भाई दरवाज़ा खोलो। लेकिन गांव के घर बड़े बड़े होते हैं, बाड़े बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर वो जो है जो जंजीर लगी हुई रहती है, बाहर जो कुंडी जिसमें ताला लगाते हैं वो लोहे की बनी हुई होती है, और उसको बजाते हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए कि भाई कुंडी कौन बजा रहा है। तो पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पटवारी कौन है? किसको कहते हैं पटवारी? कभी नाम सुना आपने पटवारी? मुंबई के अंदर तो पटवारी नाम हम कभी सुनते ही नहीं, ये गांव के बच्चों को पूरी मालूम है। अगर यही सबक अगर समझो गांव में चल रहा है, पटवारी कौन है मालूम पड़ता है, पटेल कौन है उनको मालूम है ना, मुखिया जी किसको बोलते हैं उनको मालूम है। शहरों में इनके नाम बदले हुए हैं। पटवारी यानी जो पट्टे का नाप देता है। कौन से पट्टे का? खेत को पट्टा कहते हैं, जमीन जो होती है ना किसानों के पास, उसको पट्टा कहा जाता है। वो पट्टे का नाप करने वाला, जमीन किसके नाम पर कितनी वहाँ पर जो है वो इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लिखी हुई है, खेती बाड़ी की ज़मीन किसके नाम पर, कितने बीघा ज़मीन है, ये सब काम कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है? पटवारी करता है। तो वो पटवारी आया और दस्तक दिया उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है। फिर नहीं, खानका यानी क्या चीज़? हो सकता है कि गांव में वहाँ पर कोई दरगाह वगैरह होगी, कोई बुजुर्ग का मज़ार होगा, उसके आसपास के इलाके को खानका वाले का इलाका कहते हैं, तो वहाँ पर बाबा जी का शायद कोई खेत या कोई ज़मीन होगी। तो उसने आकर कहा कि भाई खानका वाले इलाके की जो ज़मीन है आपकी, उसको आज नापने का मेरे पास आज ही वक्त है, आज ही मुझे फुर्सत मिली है। फिर नहीं, क्योंकि ये लोगों को क्या है, बहुत सारा काम रहता है। ये तालुका लेवल पर काम करते हैं, पटेल पटवारी वगैरह सब, उनको बहुत सारे लोगों की ज़मीन को नापने करने जाना करना होता है। तो वो कहते हैं कि आज अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मेरे पास वक्त नहीं है। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बाबा जी को फौरन भोले की याद आती है कि भाई मैंने खाना खाने के बाद तो भोले को जो है टाइम दिया है कहानी सुनाने का, तो अगर मैं चला जाऊं तो भोले को बुरा लगेगा, इसलिए वो फौरी तौर पर पटवारी की तरफ देखते हैं और भोले की तरफ देखते हैं। तो भोला क्या करता रहता है? पलंग के ऊपर चादर वगैरह बिछा रहा है बच्चा, क्योंकि उसको मालूम है दादाजी खाना खाते हैं कहाँ पर आकर लेटते हैं? पलंग के ऊपर आकर लेटते हैं। तो उसने चादर बिछाते हुए बाबा ने जो है भोले को देखे। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी दादाजी को थोड़ा सा आराम से टेका लगाने के लिए एक बड़ा तकिया रख दिया और खुद पांती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पांती किसको कहते हैं? पांती लफ्ज यानी क्या? पांती किसको कहा जाता है? पांती यानी पैर को कहा जाता है, जो पलंग के पास जो पांव का हिस्सा उसको पांती कहा जाता है। चारपाई के ऊपर जो पांव का जहाँ पांव रखते हैं उसको पांती कहा जाता है। तो वहां से भोला चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने पटवारी से कहा, देखिए अभी यहां देखिए, मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। खानका के पास जो कुआं है, वहां पर जो खेत है मेरा, तुम चलो, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूं, पीछे पीछे आ जाऊंगा। ये किसने कहा? दादाजी ने। किससे कहा? पटवारी से कहा। ये जब पटवारी और दादा के बीच में जो बात हो रही थी,
भोला बराबर वहां से दादा को देख रहा था कि दादाजी ने तो वक्त मुझे दिया है, अब उसको आने के लिए कह रहे हैं। जब भोले ने देखा कि मैंने बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। अचानक बच्चे के अंदर जो जोश था, आधा घंटा पहले माँ से जिद करने लगा खाना निकालने की। फिर जो है दादाजी खाना खा रहे थे तो चादर बिछा रहा है, तकिया रख रहा है और खुद चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो उसके अंदर एक जोश था कहानी सुनने का, जो दादाजी ने उसे वादा किया था, और अचानक उसका चेहरा, जैसे ही दादाजी की बात पटवारी से ये सुनने में आती है कि मैं आ रहा हूँ, तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों से वादे सोच समझ के करो ना। जैसे कि आपके वालिद ने आपसे अगर कोई वादा किया है, आपके वालिद ने आपको ये कहा कि तू पास हो जाएगा तो मैं तुझे मोबाइल दिलाऊंगा, एंड्रॉयड फ़ोन दिलाऊंगा तुझे अच्छा सा सैमसंग का। आप क्या करते हैं, वो जिद में, वो शौक में पढ़ाई करने लगते हैं और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। इसलिए कि वालिद ने आपके जो है वो आपसे वादा किया है और अब कहते हैं कि भाई वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। अब्बा मैं देखो पास हो गया, इतना परसेंटेज आ गया मेरा, चलो मुझे मोबाइल दिलाओ। आप जिद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको अपने अब्बा के अल्फाज आप उनको याद दिलाते हैं। अगर उस वक्त आपके वालिद ने आपको फ़ोन दिला दिया तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी उन्होंने फिर से वादा किया तो आपका दिल टूट जाता है। इसलिए बच्चों से जो वादे करना है वो सोच समझ के करना है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, अ चाइल्ड इज अ कीन ऑब्जर्वर। बच्चा देखता भी है और ध्यान भी रखता है, हर चीज़ पे नज़र भी रखता है। लेकिन बच्चों से वादे सोच समझ के करने चाहिए। तो देखिए फिर क्या हुआ, उसका चेहरा मध्यम पड़ गया। माया ने कहा, जैसे ही उसका हो गया तो उसका चेहरा क्या हो गया, मध्यम पड़ गया बच्चे का चेहरा। माया ने कहा, बाबा जी। अब बच्चे को भी देखती है माया, वो कहती है कि बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है। हालांकि माया घर की बहू है, बच्चे की माँ है। वो कहती इतनी भी क्या जल्दी है कि आज ही जाएं खेत को, खानखा वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। आप कम से कम आराम तो कर लें, आप कम से कम आराम तो कर लें। कहीं वो क्या भाग के जा रहे थे खेत? आने दो पटवारी, दूसरी बार पटवारी आएगा तो नाप तोल कर लेंगे ज़मीन का, उसका जो इसका जायज़ा ले लेंगे। आप पहले आराम तो करो, इतनी धूप में से आए हैं, अभी खाना खाया और वापस अभी चले उधर ही। तो ये माया ने अपने ससुर से यानी बाबा जी से कहा ही, मैंने जेरे लब कहा, ऐसे ही उड़ा दिया उन्होंने। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। बाबा जी माया को कहते हैं, देखो बेटा ऐसा है, ये सरकारी कामकाज होते हैं। आज अगर काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में 1 महीना 2 महीना फिर ये बहानेबाजी चलते रहती है। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, मुंह बनाने लगा, रोने का, सिसकने का। एकदम से वो बच्चा नाराज हो गया एकदम से। मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब देखिए दादाजी का दूसरा पहलू क्या हो रहा है, दूसरी बात क्या करें, क्योंकि दादाजी को जाना है पटवारी के साथ कुएं वाले खेत के पास। लेकिन दादाजी फिर एक बहाना बनाते हैं, बेटा देखो ऐसा है कि जो भी दिन में कहानी सुनाता है तो मुसाफिर जो होते हैं ना वो रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए दिन में कहानी नहीं सुनाना चाहिए। इस तरह की बात बाबा जी छुटकारा पाने के लिए बच्चे से कहते हैं। रास्ता भूल जाते हैं कौन? दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं, भोले ने सोचते हुए कहा, रास्ता भूल जाते हैं, ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? रास्ता भूल जाते हैं, बिल्कुल रास्ता भूल जाते हैं। बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। तुम झूठ बोलते हो, तुम जाना चाहते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ये कहता है भोला। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किसी तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पैंती रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, क्या कहा? अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होंगे। बाबा थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप भी अभी समझेंगे कि ठीक है
तुम अगर मेरे से नाराज हो गए, बाबा जी का भोला नहीं बोलकर तुम माँ की गोद में जाकर बैठो। ठीक है। उन्होंने अपने कंधे के ऊपर जो चादर थी, जो दुशाला था, वो निकाल के रख दिया और पलंग पर लेट गए। और क्या लेटते हुए क्या कहते हैं, मुझे फिर मान लो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, कि कोई भी मुसाफिर अगर रास्ता भूल गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो तुम उसके जिम्मेदार होंगे। और मैंने भोला को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। पटवारी तो चला गया। बच्चा नाराज हो रहा है ये जानकर दादाजी ने बच्चे को 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी सुनाई। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने इस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसुर्दा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। हालांकि हमेशा देखिए तो क्या होता था, भोला खुश हो जाता था लास्ट में। ये कहानी उसकी बड़ी पसंदीदा कहानी थी, क्योंकि इसके अंदर जो है शहजादा और शहजादी की शादी हो जाती थी, तालियां बजाता था, भोला खुश होता था। लेकिन आज वो खुश नहीं हो रहा है, बल्कि उसके अंदर एक तरह का डर और खौफ उसके चेहरे पर दादाजी को दिखाई दिया। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ियों की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। अब कहानी भी सुनाई और ऐसा लग रहा है कि भाई पटवारी भाग जाएगा, चला जाएगा, अपने गांव में चला जाएगा, इसलिए अभी बस जूता पहन ही रहे और जूता बराबर अंदर उसकी एड़ी गई भी नहीं। पहनते पहनते दादाजी बड़ी तेजी के साथ में पटवारी की तरफ चल पड़े। शाम को जब मैं वापस आया और जू ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? अब शाम के वक्त फिर दादाजी घर पर लौटे। अभी वो घर में कदम ही रख रहे, आंगन में ही है। पहला सवाल भोला करता है कि बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ बोले? मैंने पूछा। मामू जी आंगन बोट लाएंगे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना? बाबा हमारे तो मकई होते ही नहीं बाबा, और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। आंगन बोट, यहाँ पर ये कह रहा है अगन बोट यानी वो बोट यानी क्या, पतरे की कश्ती, एक बोट बनी हुई रहती है जिसके अंदर थोड़ा सा मोमबत्ती लगाकर उसको लगाते हैं तो टिक 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 करते हुए पानी के अंदर वो गर्दिश करती है। वो बोट लाने की वो मामा ने शायद वादा किया होगा। वो पूछ रहा है बाबा से कि आंगन बोट लाएंगे कि नहीं मामा जी, और सर के ऊपर उनके जो है मकई के भुट्टे मतलब वो जो आप खाते हैं भुट्टा बरसात में वगैरह, तो वो भुट्टों का ढेर होगा। इसलिए होता है, लाने वाले थे मामा जी कि इनके खेत के अंदर मकई के भुट्टे नहीं होते थे। और तो और साथ में बच्चे को मामा जी अपने गांव से आ रहे हैं अपनी बहन से और भांजे से मिलने के लिए, तो मिठाई भी लाएंगे, ऐसा भी जो है उसको ख्याल था। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानियों के बयान में से उसने याद रखे थे। अब ये जो अल्फाज थे वो शहजादी जो है जो शहजादी जो थी, वो कहानी जो थी उसके अंदर के अल्फाज बाबा जी को जो है बाबा जी ने सुनाए थे, भोला को वो याद रखे थे उसने। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अब इस तरह से जो है वो कहते हैं अपने बच्चे को दुआ देते हैं, अपने पोते को, कि जीता रहे और बहुत ज़हीन लड़का होगा तो और हमारा नाम भी रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा था कि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपनी माताजी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। अब चूंकि आज के मामू का आने का दिन था, राखी बांधने के लिए उसके मामू आने वाले थे, बच्चा दरवाजे की यानी कि दहलीज पर जाकर बैठ गया और दूर तक देखने लगा कि मामा जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आएंगे तो जाकर दौड़कर अम्मी को खबर कर दूंगा कि मामा आए, फिर दादा को खबर करूंगा। दियों को दिया सलाई दिखाई गई, दियों को यानी कि दिया यानी चिराग लगाया गया। शाम हो गई। दिया सलाई किसको कहते हैं? नाम सुना है आपने दिया सलाई? नहीं सुना है आपने?
आज तो आप जो है वो इलेक्ट्रिक की जो है दुनिया में पैदा हुए हैं। दिया सलाई कहते हैं माचिस की तीली को, माचिस की तीली को। जू जू रात का अंधेरा गहरा होता जाता, देवों की रोशनी ज्यादा होती जाती। यानी कि जो दिए जलाए गए थे, अंधेरा जब होता है तो उसकी रोशनी बढ़ने लगती है। तब मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, काफ़ी रात होने मतलब रात होने लगती है, अंधेरा ज़्यादा होने लगता है, दिए और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा बढ़ता है तो उनकी रोशनी भी बढ़ने लगती है। तो माया आकर दादाजी से पूछती, दादाजी आज भैया नहीं आए अभी तक? मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। दादाजी कहते हैं ठीक है, कोई ज़रूरी काम होगा, छोड़ो ध्यान मत करो इतना, तुम्हारे जो राखी के जो तुम भाई जो पैसे जो रहते हैं वो भेज देगा तुमको डाक से, डाक यानी पोस्ट से। माया कहती है मगर राखी, जो राखी है मेरे पास उसका क्या? भाई किसके पैसे तो आए जाएंगे ठीक है, लेकिन राखी तो मुझे अपने भाई की कलाई पर बांधनी है बाबा जी। हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तो आ जाना चाहिए था। ऐसी राखी के बारे में जब माया कहती है तो बाबा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो बेटा, आ जाना चाहिए था तुम्हारे भाई को। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर, मैंने भोले को दरवाजे की दहलीज पर, देखिए दहलीज यानी कोई दरवाजा, मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? तो देखिए बच्चा भी फिक्रमंद हो गया कि भाई अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि गांव के अंदर अंधेरे में कुछ काम नहीं होती। अंधेरा होने से पहले लोग या तो दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, नहीं तो अपने घर में आ जाते हैं। ये एक बहुत खास उनका काम करने का टाइमिंग है वहाँ के लोगों का। तो अंधेरा ज़्यादा हो गया, मामा जी नहीं आए तो इधर बहन भी परेशान हो रही है, उधर भांजा भी परेशान हो रहा है, तो बच्चा भी परेशान हो गया। माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। अब ये कहते कि भाई बेटा तू सो जा, बेटा तू सो जा, और मामा जी हो सकता है कि सुबह में आएंगे, जल्दी घर से निकलेंगे मुँह अंधेरे और सुबह में तक घर पहुंच जाएंगे। तभी मेरे पहलू में देखिए क्या हुआ। फिर माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकाएक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। कौन कह रहे? बाबा जी। आंगन में सोते थे बाबा जी। दूध का कटोरा था माया के हाथ में। उसकी आहट से उनकी आंखें खुल गई। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। क्यों दुआ दे रहे हैं यहाँ पर दादाजी? दादाजी इसलिए दुआ दे रहे हैं कि माया जो है रात को रोज सोते वक्त बाबा जी के लिए एक कटोरा दूध लाती थी। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? सवाल वही था भोले के दिमाग में कि मामू जी क्यों नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन उसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। कितना इंतजार करते, सब सो गए। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने माया से कहा। बाबा जी कहते हैं बत्ती जलने दो, बत्ती को मत बुझाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत चोर चकार जो है चोरी हो रही है। मेला लगा हुआ था गांव के आसपास। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफा मेले में जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में एक ऐसी वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा है, इसके बाद मेरी आंख लग गई। चोर जो थे वो बच्चों को भी चोरी करके ले जा रहे थे, किडनैपिंग भी हो रही थी। उनके पास वाले गांव में इस तरह का वाकया हो चुका था।
थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर नहीं था। देखिए, नाना जी दादाजी के देखते हैं, बार बार हाथ लगाते थे कि बच्चा बाजू में है। थोड़ी देर के बाद देखते बच्चा भी बाजू में नहीं, देखते चिराग भी नहीं है। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा। भोला जो है वो कहीं पर भी नहीं था। देख रहे हैं कहानी में कितना नया मोड़ आ रहा है यहाँ पर। भोला भी नहीं है और चिराग भी नहीं, घर में अंधेरा गुप्त छाया हुआ है। अब ये देखकर दादाजी ने माया को जगाया। ऐसा इसलिए जगाया कि कहीं वहां पर तो नहीं गए भोला माँ के पास सोने के लिए। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। पापा जी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब उनके पास भोला ही बुढ़ापे की लाठी थी। बच्चा नहीं दिखाई दिया और आसपास के हालात ऐसे थे कि किडनैपिंग हो रही थी, बच्चों की चोरी हो रही थी। अचानक घबरा गए बाबा जी और माया। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के उस वक्त नोचे। क्या हो रहा है आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी, और कितनी यानी कि जज्बाती बातें यहाँ पर कह रहे हैं। एक मंजर को पेश करने जा रहे हैं कि इस एक माँ का बच्चा जो है वो खो गया है तो माँ की हालत क्या होती है, उस मंजर को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी। कि वो कह रहे हैं कि मेरा सुहाग लुटा था जब भी इतनी वो परेशान नहीं हुई थी। सुहाग लुटा था मतलब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था, उतने अपने इतने बाल नहीं नोचे थे जितना भोला गायब हुआ तो उस वक्त उसने अपने बाल नोचे। इतना घबरा कर रोने लगी, चीखने लगी, वो दीवानों की तरह की चीखें मारती थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई। अब रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा था। जब इसने जोर जोर से रोने लगी तो चारों तरफ आवाज फैलने लगी, तो लोग अपने घरों से बाहर आने लगे कि भाई क्या हो गया अचानक माया के घर में। और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। देख रहे हैं आप, भोला जा चुका था। इतनी रात में एक बच्चे का गायब हो जाना जाहिर सी बात है, फिक्र की बात होती है। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था। मैंने परवाह नहीं की थी, मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था, इसके बगैर हम कुछ ना थे। सारी बातें आप देख रहे हैं बाबा जी के ध्यान में आ रही है, ख्याल में आ रही है। क्योंकि सुबह सवेरे ही उन्होंने एक अजनबी आदमी को, जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तो देखा था कि उस घर की तरफ वो देख रहा है। अचानक उनको वो शख्स याद आया। और हालात बाहर के ऐसे हैं कि किडनैपिंग हो रही है, अगवा कर रहे हैं बच्चों को, मेला लगा हुआ है, बहुत सारे दूसरे गांव के लोग उस गांव के अंदर जमा हुए हैं। अब किसको जाकर पूछें? एक बच्चे को देखकर ही माया अपने सुहाग उजड़ने के बाद उस बच्चे की बड़े होने की उम्मीद से जिंदा थी, और बाबा जी को भी अपने बुढ़ापे के लिए वो एक बच्चा ही जो एक सहारा दिख रहा था, और बस वो उसको देखकर वो दोनों जिंदा थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई। माया बेहोश हो, हालात ऐसे हो गए कि वो डर गई एकदम से। बच्चा गायब हो गया इतनी रात में, बहुत बड़ा सदमा हुआ माया को। वो क्या हो गई? बेहोश हो गई। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें फतरा गई थी, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। अब गांव में फर्स्ट एड क्या होता है? कोई भी बेहोश होता है तो क्या करते हैं, उसके दांत जो है वो बैठ जाते हैं एकदम, दोनों जबड़े एक दूसरे में मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जुबान भी बीच में आ जाती है। गांव की जुबान में उसको कहते हैं दांत किली। क्या कहते हैं? दांत किली। यानी एक बड़ा सदमा जब इंसान के दिमाग में होता है तो अचानक उनका माइंड जो है वो काम करना बंद हो जाता है, तो सारी बॉडी का सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि भाई जबान कतरी ना जाए तो मुंह में चम्मच वगैरह डालकर वो जबड़े को खोलने की कोशिश करते हैं। तो दांत के लिए उसका नाम है। एक लम्हे के लिए मैं भी भोले को भी भूल गया। क्या देखकर?
माया की हालत देखकर बाबा जी के दिमाग से वो जहन ही निकल गया, भोला किधर गया है। मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। दो लोग मतलब माया की हालत इस तरह से, माया जिंदा है या मर गई ये पता नहीं है, भोला बच्चा चला जा गया है। ये दोनों मंजर देखकर बाबा जी के पास अल्फाज नहीं थे ये हालात को बयान करने के, वो भी सकते में आ गए। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों ना ले ली। अब बाबा जी कहते हैं ये क्या मंजर देखने के लिए, क्या मैं जिंदा था? कितना ही अच्छा होता कि ईश्वर मेरी आंखें बंद कर देता ये सब देखने से पहले। ईश्वर यानी अल्लाह। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं, माया होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि अब बाबा जी भी गिर पड़ेंगे, अचानक माया को होश आ गया। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं, और घर में खुद इस तरह हौसले छोड़ दूं तो माया किस तरह नहीं बच सकती। अचानक बाबा जी का दिमाग काम करने लगा कि माया होश में आ गए, और ये कह रहे हैं कि मैं भी अगर घबरा जाऊं तो माया का क्या होगा, बच्चे को कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि मर्द जो होता है ना बच्चों, घर का एक सहारा होता है। ऐसे हालात में अगर एक घर का जो बड़ा जो हेड है वही अगर हालात को जो है ऐसे कंट्रोल में करने की बजाय हथियार डाल दे तो घर के सारे लोगों के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे वक्त में हमें जो है बहुत ही हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। किसके साथ भी ऐसे हालात आ सकते हैं, हमें उस वक्त बहुत ही डट कर रहने की जरूरत है। माना कि गम है, जाहिर होने नहीं देना चाहिए। तो आगे देखिए, तो वो कहते मैं ही सहारा दे सकता हूं ऐसे हालत में, अगर मैं भी अगर डरने लगूं तो माया का क्या होगा। मैंने आवाज जमा करते हुए कहा माया बेटी देखो मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो, बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं। बोला मिल जाएगा। माया को हाथ लगाकर उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़क कर बाबा जी कह रहे हैं कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात आते हैं, मेले के अंदर बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, मिल भी जाते हैं, बच्चे अगवा भी होते हैं, फिर मिलते हैं, इसमें इतना डरने की बात नहीं है। माँ के ये अल्फाज बेमायने थे, माँ के लिए ये अल्फाज बेमाने थे। बच्चा उसके सबसे बड़ा एक सहारा था, उसके बाद कुछ नहीं था माया के पास। शौहर पहले ही जा चुका था, इतनी गुर्बत थी घर में, बच्चा ही एक सहारा था। उसके लिए ये दादाजी के अल्फाज जो थे वो कुछ काम नहीं आ रहे थे, बाबा के अल्फाज। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर थी, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। थाना पुलिस स्टेशन, गांव से 10 किलोमीटर की दूर पर पुलिस स्टेशन था। एक पड़ोसी फौरन अपनी साइकिल लिया और निकला कि बच्चा अगवा हो गया है, खबर पहुंचाने के लिए पुलिस स्टेशन में। मुंह अंधेरे, हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। अब रात का वक्त था, शहर के अंदर बातें अलग होती है, मगर रात गांव के अंदर रात होती है, गुप अंधेरा होता है। सब लोग सुबह के निकलने का इंतजार करने लगे। दफ्तन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। दफ्तन उसी वक्त, दफ्तन किसको कहते हैं? उसी वक्त दरवाजा खुला और भोले के मामू को अंदर आते हुए देखा। भोला उसकी गोद में था। अजीब बात है, देखिए कैसा मंजर है। राजेंद्र सिंह बेदी कितनी जबरदस्त यहाँ पर मंजर कशी कर रहे हैं। मामू दाखिल हुए और मामू की गोद में ही भांजा है यानी भोला है। इसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। मामा के सर पर जो है वो एक हाथ से वो बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से मिठाई की टोकरी को पकड़े हुए हैं और भोला के हाथ में बत्ती है। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। बाबा ये मंजर देखकर खुश हो गए, माया ये मंजर देखकर खुश हो गई। अब बच्चा जो घुमा हुआ बच्चा है, माँ बाप के लिए उसकी दौलत, सबसे बड़ी दौलत उसका बच्चा है। माया ने भाई को पानी पूछा न खैरियत और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। दौड़ कर गई माँ। देखिए माँ माँ होती, माँ होती। आपकी भी माँ जो है आपसे बड़ा प्यार करती है। आप स्कूल से जो है वो 1:30 बजे तक अगर घर पहुंचते हैं, 1:30 से अगर पौने दो से 2 से 2:15 हो जाते हैं, आप अगर घर पर वक्त पर नहीं पहुंचते हैं तो माँ की बेचैनी बढ़ने लगती है, परेशान हो जाती है माँ। समझ में आया? तो इसी तरह से जो है माया जो थी अपने भाई को कुछ पूछा नहीं, क्या नहीं, पानी तक पूछा नहीं, बैठो उठो कुछ नहीं पूछा, फौरन दौड़ कर गई। एक आप देखिए मुर्गी को देखा आपने, मुर्गी को
मुर्गी को अगर उसके छोटे छोटे जो बच्चे खेलते रहते हैं, अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो कैसे पर उठाकर भाग जाती है उनको मारने के लिए। तो ये माँ की ममता होती है, ये हम नहीं समझ सकते बच्चों, माँ ही समझती है ये। तो दौड़कर माया जो थी उस आंगन, इतना बड़ा घर था, उस आंगन में से भागते हुए वो अपने भाई के गोद में से भोले को ले लेती है, छीन लेती है और उसको चूमने लगी। उसको तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दे दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी, देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी, मैं उसकी तरफ बढ़ा। देखिए यहाँ पर ये बहुत अभी पूरे सबक का निचोड़ आ रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो मामा जी कह रहे हैं कि मैं दिन भर कुछ काम में बिजी था, मसरूफ था और देर से निकला, तो रात में आते आते रास्ते में ही रात हो गई और मैं रास्ता भटक गया था। लेकिन मुझे दूर से एक रोशनी आती हुई नजर आने लगी अंधेरे में। इस खौफनाक अंधेरे में परस्पर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। बच्चा जो था, अभी हम जैसे बम्बई में रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें होती है, सब कुछ होता है, यहाँ पर सड़कों पे लाइट होती है, पब्लिक चलते फिरते रहती है। लेकिन एक गांव की छोटी पगडंडी है, छोटा रास्ता है जो कि जंगल के बीच में से होकर गुजर रहा है। आतराफ में उसी पगडंडी के झाड़ियाँ होती हैं, उसमें से बच्चा जो है वो चिराग को, वो दिए को लेकर जा रहा है और कहीं वो जाकर कांटों के इसमें फंस भी गया है। तो ये मंजर जो है मामा जी ने उस वक्त वहां पर देखा। इस खौफनाक अंधेरे में परस्पर से आने वाली, परस्पर गांव का नाम है परस्पर से आने वाली जो सड़क थी, वहां पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखा। उन्होंने कांटों में उलझे हुए देखा, जी, कांटों के अंदर उलझे हुए देखा। देखकर मामा हैरान हो गया। मैंने इससे उस वक्त वहां होने का सबब पूछा। अब मामा जी कुछ कहते हैं कि बेटा तू इस वक्त यहाँ पर इतनी रात में, और वो भी सड़क के ऊपर, और हाथ में तुम्हारे दिया है, रोशनी है, हाथ में चिराग है तुम्हारे, सबब यानी वजह पूछी। तो उसने जवाब दिया, क्या जवाब देता है, बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। देखिए बच्चे के दिमाग, इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों के सामने हमेशा एकदम सच बात रखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी अपना बात टालने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या कुछ भी उनसे ऐसी हरकत, ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि वो उसको बहुत फौरी तौर पर वो क्या करते हैं, जहन में बिठा लेते हैं। अब बाबा जी को उधर पटवारी से मिलने जाना था, पटवारी के साथ जाना था, कुएं वाले खेत के पास जाना था, तो उन्होंने कई बहाना बना रहे थे बाबा जी कि किसी तरह से मुझे छुटकारा मिल जाए कि भाई मैं कहानी सुनाऊंगा तो मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, दिन में कहानी नहीं सुनना चाहिए। ये बात भोले ने अपने जहन में बिठा ली थी। तो हुआ क्या बच्चों, आगे हुआ ये कि वो बात से ही डर कर भोला जो था वो अपनी, क्योंकि उसको पहले से मालूम था मामा जी आने वाले हैं, रात हो गई है, रास्ता भटक जाएंगे मामा जी, इसलिए वो चिराग लेकर निकल पड़ा। आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो। आप देख रहे हैं, रात हो गई थी, सब सो गए थे घर में, दादाजी सो गए थे, माया सो गई थी, लेकिन बच्चा जाग रहा था। देखता है रात हो गई इतनी अंधेरी, और उसको ये ख्याल आता है कि शायद मामा जी रास्ता भूल गए होंगे, इसलिए वो चुपके से बाबा जी की बगल में से उठता है, चिराग लेता है और परस्पर वाली सड़क के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। हालांकि बाबा जी तो सिर्फ ये बात टालने के लिए कही थी, और वो कहता है कि तुम रास्ता भूल ही गए होंगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे। देख रहे हैं आप, ये भी बाबा जी ने कह दिया था कि ठीक है तुमको कहानी सुनना है तो सुन लो, लेकिन कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया, भूल गया, तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, मैं नहीं कहूँगा। अब बच्चे के दिल में जो डर पैदा हो गया था कि मेरी वजह से, कहीं मेरी वजह से कि कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर आई, इसलिए चिराग लेकर वो अंधेरे में जाकर बैठता है।
तो बच्चों के सामने ऐसी कोई बात ना कही जाए कि बच्चे उसको अपने दिल में जो है वो जगह जो है कर ले और उसका कोई गलत मतलब ले ले। अभी आप देख रहे हैं इतना छोटा बच्चा है, आधी रात है, लेकिन जहन में बाबा जी की ये बात जो है बैठ गई तो वो चिराग लेकर घर से निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी ने जो है इस मंजर को पूरा खींचने की और पूरा इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। तो आपने ये समझा ये सबक। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपके समझ में आ गया होगा और इस सबक से हमको एक सीख भी ये ज़रूर मिली है कि छोटे बच्चों से कभी भी हम जो हमसे हो सकता है वही बात का वादा करेंगे और वक्त पर उसको पूरा करने की कोशिश नहीं बल्कि करेंगे ही। अगर बात को टालना है तो गलत बयानी करके बात को नहीं टालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पर अमल करेंगे और इस सबक के सवाल जवाब जो है करने से पहले मैं थोड़े से जो इसके अंदर अल्फाज जो आए थे इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड, हालांकि मैंने सारी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी हैं, फिर भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसके अंदर आए हैं, न्यू अल्फाज आए हुए हैं, थोड़ा सा अगर उसको हम देख लेते हैं चलते चलते। जैसे सुहाग लुटना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सुहाग लुटना बता दिया आपको, बेवा हो जाना, शौहर का इंतकाल हो जाना, ठीक है। उसके बाद तस्दीक करना, कोई भी चीज़ आपके हाथ में सही है झूठ है उसकी क्या करना, तस्दीक करना, सच्चाई तस्लीम करना या उसको साबित करके दिखाना। तामुल का मतलब देर करना, हिचकिचाहट करना, कोई भी काम के अंदर करने के लिए थोड़ा आनाकानी करना। तलकीन करना यानी कि समझाना जताना, कोई भी चीज़ हमको जैसे तलकीन की जाती है, नसीहत की जाती है, समझाना। अर्ज खुद यानी खुद से, अर्ज खुद का मतलब क्या हुआ, खुद से। रूह फरसा यानी कि रूह को तकलीफ देने वाली कोई बात कह देना, उसको कहते हैं रूह फरसा। जौहर यानी पानी से भरा हुआ गड़ा, गांव के अंदर ऐसे गड़े होते हैं पानी से भरे हुए। तवक्कुफ यानी ताखीर, जिसके अंदर वक्त लग रहा है, तवक्कुफ। अब देख रहे दूसरा पटवारी। पटवारी के मैंने आपको माने बता दिए, गांव की जमीन की पैमाइश करने वाला जो शख्स होता है, जो सरकारी आदमी होता है, पटवारी। अगन बोट, आग से चलने वाली नाव, छोटे बच्चे मेलों वगैरह के अंदर आपको मिलती है, देखते हैं आप, खरीद के लाते हैं। दिया सलाई दिखाना, दिया सलाई यानी आग जलाना, मुराद चिराग जलाना या क्या करना है, दिया सलाई दिखाना। दिया सलाई के भी मैंने आपको माने बताए थे, माचिस की तीली को दिया सलाई कहते हैं उर्दू में। मुतफक्किराना यानी कि सोचते हुए, फिक्र करते हुए। कलेजा शक्त होना, सदमा पहुंचना या बहुत दुख होना। कोस 2 मील, कोस किलोमीटर। हम शहर वाले क्या करते हैं, किलोमीटर के अंदर को भी फासले को नापते हैं, लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, कोस में। आप बोलते हैं कि भाई फलाना गांव कितनी दूर है, बोले 2 कोस 3 कोस 4 कोस, कोस किलोमीटर। और यह है दफ्तन यानी क्या है, अचानक उसी वक्त। अल्फाज के मायने भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका होमवर्क जो है वो आपको बाय पोस्ट किया जाएगा, व्हाट्सएप किया जाएगा, उसके सवाल जवाब आप करें और फिर वापस आप मुझे वो पोस्ट कर दें। उम्मीद करता हूँ कि सबक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।